Bismillahirrahmanirrahim. So today we discuss the n-fold axis of rotations. There are 5 types of symmetry elements and symmetry operations. So one of them is the n-fold axis of rotations, and this is represented by Cn, also called as proper rotation axis. Proper rotation axis. So what is proper rotation axis or n-fold axis of rotations? तो पहले हम इसको डिफाइन करते हैं. If an object or molecule is rotated through 360 degree, यानी सर्कल मुकम्मल रोटेट करते हैं. If an object is rotated through 360 degree and n number of indistinguishable configurations are formed. Configurations are formed through rotations. During rotations, if an object or molecule is rotated through 360 degree and n number of indistinguishable configurations are formed during this rotation, then the object or molecule is said to possess n-fold axis of rotations. If an object is rotated through 360 degree, यानी एक ऑब्जेक्ट को हम रोटेट करते हैं 360 से, और इस रोटेशन के दौरान अगर n नंबर ऑफ इनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिगरेशन बन जाते हैं, तो फिर हम ये कहते हैं कि इस मॉलिक्यूल में या इस ऑब्जेक्ट में n-fold एक्सिस ऑफ रोटेशन है. This n is degree of rotations, and this is equal to the number of the indistinguishable configurations. So if 2 configurations are formed during rotation through 360 degree, then we said that object possesses 2-fold axis of rotations. If two configurations are formed during rotation, then the object possesses 2-fold axis of rotations, that is C2. Similarly, if 3 configurations are formed during rotations, then it is said to possess that the object possesses 3-fold axis of rotations, or C3. It possesses C3. 4 configurations, then 4-fold, and it possesses C4, and so on. Generally हम रिप्रेजेंट करते हैं Cn से. किसी ऑब्जेक्ट में, किसी मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा n-fold एक्सिस ऑफ रोटेशन भी हो सकते हैं. An object or molecule may possess more than one, यानी हो भी सकते हैं, एक भी नहीं हो सकता, और एक भी हो सकते हैं, और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं. more than one Cn, और ये Cn सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल, किसी ऑब्जेक्ट में 3 C2 हो, या एक C3 हो और 2 उसमें C3 हो. सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं. अब अगर डिफरेंट हो, इन केस ऑफ डिफरेंट n वैल्यूज, देन द n-fold axis of rotation with highest number of n. So n-fold with highest number
of n is called principal axis, और बाकी फिर नॉर्मल एक्सिस हो जाएंगे. सो n फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? When an object is rotated through 360 degree and during this rotation n number of n distinguishable configurations are formed, then it is said that the object or the molecule possess n-fold axis of rotation. किसी ऑब्जेक्ट में एक या एक से ज़्यादा n-fold axis of rotation भी हो सकते हैं, जिसमें से n सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं. अब अगर सेम हो तो फिर उसको, यानी फॉर एग्जांपल किसी ऑब्जेक्ट में 3 C2 है तो C2, C2 डैश, C2 डबल डैश एंड सो ऑन. और अगर डिफरेंट है तो फिर तो C2 है, C3 है, C4 एंड सो ऑन. ये डिफरेंट भी हो सकते हैं. अब अगर डिफरेंट होंगे तो जिसका डिग्री ऑफ रोटेशन हाइयर होगा दैट इज़ कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस. अब इसको हमने समझना है डिफरेंट एग्जांपल से. पहले हम प्लेनर मॉलिक्यूल लेते हैं, सिंपल प्लेनर मॉलिक्यूल, जिसमें से ये है वाटर मॉलिक्यूल. ये प्लेनर मॉलिक्यूल है. लेट्स सपोज इसको H1 कहते हैं, इसको H2 कहते हैं. वैसे H तो दोनों सेम हैं, लेकिन सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए हम इस 1 और 2 कहते हैं. अब इसको हम रोटेट करते हैं डिफरेंट तरीक़ों से. एक तो ये है कि मैं इसको इस हाइड्रोजन नंबर 1 से इसको इस तरह पकड़ लेते हैं और ऐसे रोटेट करते हैं. तो इस रोटेशन के दौरान कोई कन्फिगरेशन नहीं बन सकता इनडिस्टिंग्विशेबल. यानी ऐसे कन्फिगरेशन इस रोटेशन में हमें चाहिए जिसमें से ये दोनों हाइड्रोजन नीचे की तरफ हो, ऐसे हमें नज़र आए. तो देखो इसको इस तरह ऐसे रोटेट करते हैं तो ऐसी कोई कन्फिगरेशन नहीं बन सकती. जब हम इसको इस H और O बॉन्ड के पैरेलल एक्सिस से रोटेट करते हैं, सो देयर इज़ नो कन्फिगरेशंस, नो इनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिगरेशंस. तो इस केस में ये सिमेट्री ऑपरेशन नहीं है by rotation through an axis parallel to HO bond. इसी तरह इस केस यहाँ से, लेकिन अगर हम यहाँ से रोटेट कर लेते हैं ऐसे through an axis bisecting the HOH bond angle, यहाँ से हम इसको रोटेट करना शुरू कर देते हैं ऐसे और 360 तक रोटेट करते हैं. तो 360 क्या मतलब, यानी जहाँ से रोटेट करते हैं वहाँ पर वापस आ जाते हैं. इसको इस तरह रोटेट करते हैं, इधर वापस, इसको इधर वापस ले आते हैं. तो ये 360 की रोटेशन हो जाएगी. तो अब इस 360 से जब हम इसको रोटेट करते हैं तो अब देख लें इसमें कितने कन्फिगरेशन बन जाते हैं. देखिए ऐसे रोटेट कर लेते हैं, जब 180 तक हम पहुंच जाएंगे तो एक कन्फिगरेशन बन जाएगी. ये पहले ऐसा था ना, तो अब जब ऐसे रोटेट कर लेते हैं तो राइट वाला हाइड्रोजन लेफ्ट पर आ जाएगा, लेफ्ट राइट पर. तो ये डिस्टिंग्विशेबल, इनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिगरेशन है. और इस तरह फर्दर रोटेट करते हैं, ये फिर डिस्टिंग्विशेबल बन जाते हैं. फिर इस तरह आखिर में 360 तक वापस अपनी जगह पर आ जाएंगे. तो इसका मतलब जब हम इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हैं थ्रू एन एक्सिस, और कौन से एक्सिस के? थ्रू एन एक्सिस इन द प्लेन. ये अभी इसी प्लेन में है, ये लाइन है, एक्सिस एक लाइन है, ये मार्कर के इर्द गिर्द इसको हम इसको रोटेट कर रहे हैं. तो ये लाइन इसी प्लेन में से है. तो इस लाइन के इर्द गिर्द जब हम इसको रोटेट करते हैं तो इस रोटेशन के दौरान इसमें दो कन्फिगरेशन बन जाते हैं. सो देयरफॉर वी से दैट दिस ऑब्जेक्ट पोजेस 1C2. ऐसे रोटेट करते हैं ना, तो क्या हो जाएगा जब दो कन्फिगरेशन बन जाते हैं ना. तो जब दो कन्फिगरेशन बन जाते हैं तो इसका मतलब किस एंगल से रोटेट करते हैं? 360 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 180. जब इसको 180 से रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या हो जाएगा? ये H1 2 पर ऐसे है, ये 2 है, ये 1 है, तो ऐसे रोटेट कर लेते हैं. तो ये 1 2 पर आ जाएगा. अब ये दोनों इनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिगरेशन हो जाएंगे. तो ये 2 और ये 1, तो ये दोनों कन्फिगरेशन इनडिस्टिंग्विशेबल है. तो ये एक कन्फिगरेशन, और फिर ये तो 180 हो गया ना, तो हमें 360 तक रोटेट करना है, तो 180 से फिर रोटेट कर लेते हैं. तो फिर क्या हो जाएगा? ये वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं, ये 1 और 2. तो इस तरह जब हम इस मॉलिक्यूल को 360 से रोटेट करते हैं तो इस रोटेशन के दौरान हमारे पास दो इनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिगरेशन बन जाती हैं. सो देयरफॉर वी से दैट दिस वाटर मॉलिक्यूल पोजेस two-fold axis of rotations. H2O, it possesses two-fold axis of rotations.
RC2 और वो कहाँ पर है? दिस C2 इज इन द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल, इन द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल। अब ये बोर्ड के प्लेन है तो ये इसी बोर्ड के प्लेन में है, लेकिन अब बोर्ड के प्लेन में तो ऐसा भी, ये लाइन भी हो सकती है और यहाँ से भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं है। जब यहाँ से इसको हम रोटेट करते हैं इस केस में, देखिए ये H1 तो अपनी जगह पर हो जाएगा, लेकिन ये O और H एक्सचेंज हो जाएंगे ना, तो वो फिर इनडिस्टिंग्विशेबल नहीं है, डिस्टिंग्विशेबल है। यानी यहाँ से अगर हम इसको रोटेट करते हैं तो ये H1 अपनी जगह पर हो जाएगा और ये ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाएगा और ये H2 यहाँ पर हो जाएगा। तो अब ये दोनों कन्फिगुरेशन डिस्टिंग्विशेबल हैं, तो इसलिए यहाँ से रोटेट करना ये सिमेट्री ऑपरेशन नहीं है। इस तरह अगर यहाँ से रोटेट करते हैं इस लाइन से यहाँ से, तो फिर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन अपनी जगह पर रहेगा, लेकिन ये दोनों हाइड्रोजन ऊपर चले जाएंगे। इस तरह ऑक्सीजन अपनी जगह पर और ये दोनों हाइड्रोजन ऊपर हो जाएंगे ना, 1 और 2। तो अब ये और ये डिस्टिंग्विशेबल है, तो लिहाजा यहाँ से रोटेट करना ये भी सिमेट्री ऑपरेशन नहीं है और यहाँ से रोटेट करना ये भी सिमेट्री ऑपरेशन नहीं है। अब अगर इस लाइन के इर्द गिर्द हम इसको रोटेट करते हैं ऐसे, तो ये सिमेट्री ऑपरेशन है। और इस लाइन के इर्द गिर्द जब हम रोटेट करते हैं तो कितने कन्फिगरेशन बन जाते हैं? 2 बन जाते हैं। सो दिस इज C2। सो this C2 is in the plane of the molecule, bisecting the hydrogen oxygen bond, HOH bond angle। इसी तरह एक और मॉलिक्यूल ले लेते हैं, प्लेनर मॉलिक्यूल से हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसका मतलब अब जिस मॉलिक्यूल में ये n-fold एक्सिस ऑफ रोटेशन ज़्यादा होंगे वो मोर सिमेट्रिकल होगा, जिस मॉलिक्यूल में n-fold एक्सिस ऑफ रोटेशन कम होंगे वो लेस सिमेट्रिकल है। तो ऑन द बेसिस ऑफ n-fold एक्सिस ऑफ रोटेशन, हायर इज़ द नंबर ऑफ n-fold एक्सिस ऑफ रोटेशन, हायर विल बी द सिमेट्री ऑफ मोर द मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल इज। जितने ज़्यादा होंगे उतने उसमें वो मोर सिमेट्रिकल होगा। एक और मॉलिक्यूल लेते हैं BF3, ये भी प्लेनर मॉलिक्यूल है। फॉर एग्जांपल ये F1 है, ये F2 है और ये F3 है। ये BF3 है, प्लेनर मॉलिक्यूल्स, जिसमें से B, F1, F2, F3 ये सब एक ही प्लेन में है, यानी इस बोर्ड के प्लेन में है। तो ये प्लेनर मॉलिक्यूल है। अब इसमें n-fold एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होंगे? देखिए, अगर हम इसको रोटेट करते हैं थ्रू एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी इस मार्कर के इर्द गिर्द हम इसको इस तरह रोटेट करना शुरू कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और इसको रोटेट करना, इसको वापस इधर ले आना है, ऐसे रोटेट करके इधर वापस आ जाना है, तो ये 360 की रोटेशन हो जाएगी। अब कितने कन्फिगरेशन बन जाएंगे? हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। यानी अब कन्फिगरेशन पहले क्या है कि एक फ्लोरीन ऊपर की तरफ है और 2 नीचे की तरफ है ना। अब इसको इस तरह 360 से हम रोटेट करना शुरू कर जाते हैं, तो अब ये एक कन्फिगरेशन बन गई है जो पहले की तरह है। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था ना, ये H1 था। इस तरह फर्दर रोटेट करते हैं तो ये एक और कन्फिगरेशन बन जाती हैं, जिसमें से हाइड्रोजन, ये फ्लोरीन ऊपर और दोनों हाइड्रोजन, दोनों फ्लोरीन नीचे हैं। और इस तरह फर्दर रोटेट करते हैं तो वापस अपनी जगह पर आ जाएंगे। तो कितने कन्फिगरेशन बन गए हैं? 3। यानी जब हम इसको रोटेट करते हैं थ्रू एन एक्सिस, और एक्सिस कहाँ पर है? तो थ्रू एन एक्सिस विच इज़ परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल, ऐसे इस तरह रोटेट करना शुरू कर देते हैं। ये स्टार्टिंग है तो ये हो जाएगा 1, ये 2 और ये 3, 3 कन्फिगरेशन बन जाते हैं। तो जब हम इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हैं तो 3 कन्फिगरेशन बन जाते हैं। सो इट्स मीन्स दैट दिस ऑब्जेक्ट पोजेस 3-fold एक्सिस ऑफ रोटेशंस। तो किस एंगल से रोटेट करना होगा? 360/3 120। 120 से हम रोटेट कर लेते हैं इस ऑब्जेक्ट को, 120 से, और फॉर एग्जांपल क्लॉकवाइज में रोटेट करते हैं, इस डायरेक्शन में ऐसे रोटेट करते हैं। देखिए ऐसे रोटेट करते हैं, ये क्लॉकवाइज में ऐसे। तो क्या हो जाएगा? जब एक दफ़ा रोटेट करेंगे तो ये 1 यहाँ पर आ जाएगा, ये 3 यहाँ पर और 2 यहाँ पर। सो BF, तो ये इनडिस्टिंग्विशेबल है। ये 1 इधर हो जाएगा और ये 3 2 की जगह पर और 2 1 की जगह पर। ये 3 हो जाएगा और सो ये इनडिस्टिंग्विशेबल है। इसी तरह एक दफ़ा फिर 120 से रोटेट करते हैं तो फिर क्या हो जाएगा? ये 1 इधर आ जाएगा, B, ये 1 और ये 3 और ये 2, और फिर 120 से रोटेट करते हैं तो फिर क्या हो जाएगा? ये 1 अपनी जगह पर हो जाएगा,
1 और F3 और ये F2। तो कितने कन्फिगरेशन बन गए हैं? 3, 1, 2 और 3। तो जब हम इसको रोटेट करते हैं थ्रू 360 डिग्री थ्रू एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल, अब परपेंडिकुलर यहाँ से भी पॉसिबल है, इधर से भी, लेकिन कहाँ से? सेंटर से। थ्रू एन एक्सिस थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल, इस एक्सिस से जब हम इसको रोटेट करते हैं तो इसमें 3 कन्फिगुरेशन बन जाते हैं। सो देयरफॉर वी से दैट देयर इज अ 3-fold axis of rotations. This BF3 possesses a 3-fold axis of rotation C3, और वो कहाँ पर है? परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल थ्रू द सेंटर। इस सेंटर में से इसमें से 3 एक्सेस हैं। अब यहाँ पर देख लें, जब इस कन्फिगुरेशन, ये फॉर एग्जांपल कन्फिगुरेशन 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो कन्फिगुरेशन 1 से 2 तक जब हम आते हैं तो इसका मतलब इसको हमने अप्लाई किया है C3 और 1 टाइम अप्लाई कर दिया है। इस तरह 1 से जब 3 तक आते हैं तो ये क्या किया है? इसमें एक दफ़ा C3 एक दफ़ा रोटेट कर दिया है, फिर दूसरी दफ़ा रोटेट कर दिया। तो इसका मतलब यहाँ से 1 से 3 तक आने के लिए C3 को 2 टाइम्स अप्लाई कर दिया है और क्लॉकवाइज में। और इस तरह 1 से 4 तक आने में क्या किया है कि C3 को 3 टाइम्स अप्लाई किया है। तो जब C3 को 3 टाइम्स अप्लाई कर दिया है तो हम इनिशियल पोजीशन पर, आइडेंटिकल पोजीशन पर आ जाते हैं, यानी C3 3 टाइम्स इज इक्वल टू ओरिजिनल पोजीशन आइडेंटिटी, जिसको E से रिप्रेजेंट करते हैं, या Cn n टाइम्स दैट इज इक्वल टू E। इस तरह वाटर में C2 को जब 2 टाइम्स अप्लाई करते हैं तो वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं। तो जनरली Cn अप्लाइड फॉर n टाइम्स brings the object, the molecule and its original positions। तो इस ऑब्जेक्ट में तो एक तो है C3 जब हम इसको परपेंडिकुलर रोटेट करते हैं। अब इसको किसी और तरीके से अगर हम रोटेट कर लें, अगर हम थ्रू एन एक्सिस इन द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल अगर हम रोटेट करें, फिर क्या होगा? कैसे? ये ऐसा है ना, ये हमारे पास ये, अगर हम इस तरह इस F से F1 से, ये हमारे फॉर एग्जाम्पल F1 है, यहाँ से हम इसको पकड़ लेते हैं और ऐसे रोटेट करना शुरू कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? जब इस F1 एक्सिस से हम इसको रोटेट करते हैं तो 360 के रोटेशन के दौरान इसमें 2 कन्फिगुरेशन बन जाती हैं। अब ये एक्सिस कहाँ पर है? दिस इज़ एन एक्सिस इन द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल along the BF bond, पैरेलल टू BF बॉन्ड। तो कितने बन जाएंगे? 2 कन्फिगुरेशन बन जाती हैं। तो इसका मतलब इसमें एक C2 भी हो गया। ये ऐसे हैं B, F, F एंड F, F1, F2 और F3। कहाँ से रोटेट करना है? इस एक्सिस से, थ्रू एन एक्सिस इन द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल एंड परपेंडिकुलर पैरेलल टू द BF बॉन्ड, ऐसे रोटेट करना है। तो अब इस रोटेशन के दौरान इसमें से 2 कन्फिगुरेशन बन जाती हैं। तो 2 कन्फिगुरेशन बन जाती है, इसका मतलब इसको 180 से रोटेट करना है, 180 से। तो क्या हो जाएगा? ये B और F1 तो अपनी जगह पर रहेगा, ये 2 और 3 एक्सचेंज हो जाएंगे, F2 और ये F3। 180 से फिर रोटेट कर लेते हैं क्लॉकवाइज, तो क्या हो जाएगा? ये F1 अपनी जगह पर रहेगा और ये 3 और 2 एक्सचेंज हो जाएंगे, यानी ये 2 वापस इधर आ जाएगा और ये 3 यहाँ पर। तो जब हम रोटेट करते हैं तो कन्फिगुरेशन सेम नहीं है लेकिन इनडिस्टिंग्विशेबल है, यानी आइडेंटिकल और इनडिस्टिंग्विशेबल में फ़र्क है। देखिए शुरू में ये था ना, तो जब हम इसको रोटेट करते हैं तो ये कन्फिगुरेशन बन जाती है। अब ये और ये सेम नहीं है क्योंकि इसका जो फ्रंट था अब वो बैक में चला गया है और जो बैक था वो फ्रंट में आ गया, तो फिर तो सेम नहीं हुए लेकिन इनडिस्टिंग्विशेबल है। तो ये दोनों कन्फिगुरेशन इनडिस्टिंग्विशेबल है। सो वी से दैट दिस ऑब्जेक्ट पोजेस अ C2, इसको हम C2 कह सकते हैं।
और ये C2 कहाँ पर है? टू फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशंस इन BF3, और कहाँ पर है? इन द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल। अब फिर प्लेन में फिर कहाँ है? इन द प्लेन पैरेलल टू BF बॉन्ड, पैरेलल टू BF बॉन्ड। तो एक C2 ये हो गया। अब इसमें BF बॉन्ड कितने हैं? 3 हैं, यानी इसको अगर हम यहां से रोटेट कर सकते हैं तो यहां से तो भी कर सकते हैं ना। फिर क्या हो जाएगा? 3 अपनी जगह पर ऐसा है। पहले तो हमने ये ऐसे रोटेट किया है, F1 से हमने इसको पकड़ लिया है, रोटेट कर दिया। फिर इस तरह F3 से भी रोटेट कर सकते हैं। फिर क्या हो जाएगा? 3 अपनी जगह पर हो जाएगा, 1 और 2 एक्सचेंज हो जाएंगे। और ऐसे भी कर सकते हैं, 2 से पकड़ लेते हैं और फिर क्या हो जाएगा? 1 और 3 से। तो इसका मतलब एक C2 यहाँ से हो जाएगा और एक C2 यहाँ से हो जाएगा। तो इस BF3 में टोटल 4 इनफोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इन 4 में से 1 C3 है, और वो कहाँ पर है? परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल। और 3 इसमें C2 है, दैट इज C2 डैश और C2 डबल डैश, या इसको C21, ये फॉर एग्जांपल ये C2 डैश C2 हो जाएगा, ये 2 के साथ ये होगा C2 डैश और C2 डबल डैश। तो अब इसमें इस C3 को ये हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, और ये बाकी नॉर्मल एक्सिस हो जाएंगे। तो इसमें 4 इनफोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन है। वाटर के केस में 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन था। तो इसका मतलब अगर हम इन फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन के बेस पर इन दो मॉलिक्यूल्स को कंपेयर करते हैं कि कौन सा मोर सिमेट्रिकल है, तो BF3 इज मोर सिमेट्रिकल एज कंपेयर टू वाटर मॉलिक्यूल। किस वजह से? बिकॉज BF3 possess a higher number of n-fold axis of rotations। अब अगर हम इस BF3 में से एक F को किसी और एटम से फॉर एग्जांपल अगर हम रिप्लेस कर देते हैं, फिर क्या हो जाएगा? ये फॉर एग्जांपल ये हम BF2H कर लेते हैं, BH F1 और F2 है ये। तो BF3 में एक C3 था, C3 यानी परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल, ऐसे हम रोटेट कर रहे थे, उसमें थी 3 कन्फिगुरेशन बन जाते थे। अब इस केस में अगर हम इस पर प्लेन को, इस एक्सिस को, कौन सा एक्सिस? परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल, इसके परपेंडिकुलर हम इसको रोटेट करते हैं थ्रू द सेंटर, तो कितने कन्फिगुरेशन बन जाएंगे? फॉर एग्जांपल ये F है और ये H है, तो अब एक कन्फिगुरेशन तो H ऊपर है, इस तरह रोटेट कर लेते हैं। इन केस ऑफ BF3 इस पोजीशन पर हमारे पास इनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिगुरेशन बन जाते थे, लेकिन अब इनडिस्टिंग्विशेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर H ऊपर है, अब इधर नीचे हो जाएगा राइट साइड पर। फर्दर रोटेट कर लेते हैं, लेफ्ट साइड पर आ गया और फिर इस तरह। तो इसका मतलब इस तरह 360 से इस एक्सिस से अगर हम रोटेट करते हैं तो इसमें कोई इनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिगुरेशन नहीं बनती, यानी हमें ऐसी कन्फिगुरेशन चाहिए जिसमें से ये H ऊपर आ जाए। तो H तो इसमें एक ही है ना, तो वो कैसे फिर ऊपर हो सकता है? वो तो एक ही कन्फिगुरेशन हो जाएगा, वही इनिशियल वाला। सो इट मीन्स जब हम इस H को रिप्लेस करते हैं तो इसमें से नो C3, जो n फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन था, 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल, वो इसमें से खत्म हो जाएगा। अच्छा, बाकी ये BF3 की हम बात कर रहे थे ना, एक तो इसके परपेंडिकुलर था C3, वो C3 इसमें से खत्म हो जाएगा। और दूसरे इसमें C2 है, एक C2 यहाँ से है, यहाँ से C2 है और यहाँ से एक C2 है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ H से पकड़ लेते हैं इसको और ऐसे रोटेट करते हैं, ये C2 अगर हम देख लें तो इसमें 2 कन्फिगुरेशन बन जाती हैं। इसमें एक C2 है, वो BF3 वाला इसमें भी है, यानी यहाँ से अगर हम इसको रोटेट करते हैं तो क्या हो जाएगा? 180 से अगर हम रोटेट करते हैं तो ये B और H अपनी जगह पर हो जाएगा, और ये F2 और ये F1। 180 से फिर रोटेट करते हैं तो वापस अपनी जगह पर आ जाएंगे। सो इट मीन्स दिस पोजेस 1 C2 यानी 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशंस। और ये कहां पर है? इन द प्लेन along HF बॉन्ड, नहीं HB बॉन्ड, BH बॉन्ड।
अच्छा, ये BF3 में जो दूसरे थे, यहाँ से अगर हम इसको रोटेट करते हैं, इस F से अगर हम इसको ऐसे रोटेट करते हैं तो देखिए इसमें कितने बन जाएंगे। इसमें फिर ये नहीं बनता क्योंकि पहले कन्फिगुरेशन में ये H ऊपर है, ऐसे रोटेट करते हैं नीचे आ जाएगा, तो ये तो डिस्टिंग्विशेबल है। फर्दर रोटेट करते हैं अपनी जगह पर आ जाएगा, तो इसका मतलब ये C2 खत्म हो जाएगा। इसमें जो BF3 वाला था वो C2, और इस तरह इस केस में भी C2 नहीं होगा। तो इस मॉलिक्यूल में सिर्फ एक n-fold एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और वो क्या है? वो है C2। यानी इस केस में ओनली 1 C2 है, और BF3 में क्या थे? 4 CN थे, जिसमें से 1 C3 और 3 C2 थे, टोटल 4। सो BF3 इज मोर सिमेट्रिकल देन BF2H. So this is how to find out the n-fold axis of rotation in a molecule. इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं प्लेनर मॉलिक्यूल्स का। ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल्स N2FF, ऐसा है, ये प्लेनर मॉलिक्यूल है। अब अगर हम इसको रोटेट करते हैं किसी एक्सिस से, अगर हम इस NF बॉन्ड के पैरेलल हम रोटेट करना शुरू कर ले, तो इस केस में तो कोई नहीं बनता, इनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिगरेशन नहीं बनती। इस तरह इस बॉन्ड के इर्द गिर्द हम इसको रोटेट करते हैं तो इसमें भी नहीं बनता। इस तरह यहाँ से इस नाइट्रोजन बॉन्ड के पैरेलल अगर हम इसको रोटेट करना शुरू कर देते हैं तो इस केस में भी कोई इनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिगरेशन नहीं बन जाती। और एक है, यहाँ से हम इसको रोटेट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये नाइट्रोजन 1 है, ये 2 है, और ये F1 और F2 है। अगर इस एक्सिस से हम रोटेट करना शुरू कर लेते हैं यहाँ से, यानी इसको मैं ज़रा समझने के लिए ऐसा है, इसको ऐसे रोटेट करना शुरू कर देते हैं। अब ये ऊपर ये कोई बॉन्ड, कोई एटम नहीं है, दरमियान में भी कोई नहीं, सिर्फ पकड़ने के लिए मैंने इसमें इंसर्ट कर दिया है N, N, F और F। तो एक यहाँ से ऐसे रोटेट करना शुरू कर देते हैं, तो अब इसमें कितने कन्फिगरेशन बन जाते हैं? इसमें 2 बन जाते हैं। एक ये है कि ये N1 ये इधर आ जाएगा N2 की जगह पर, और N2 1 पर, और फिर रोटेट कर लेते हैं अपनी जगह पर आ जाएंगे, तो 2 कन्फिगरेशन बन जाते हैं। सो इट मीन्स दिस मॉलिक्यूल पोजेस 1 C2, और वो C2 कहाँ पर है? इन द प्लेन थ्रू द सेंटर ऑफ द N बॉन्ड। यानी इसको अगर 180 से रोटेट करते हैं थ्रू एन एक्सिस इन द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल, तो क्या हो जाएगा? ये N1 इस साइड पर आ जाएगा और ये 2 यहाँ पर, तो इस तरह ये 1 और 2, तो ये दोनों इनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिगरेशन है। सो दिस मॉलिक्यूल पोजेस 1 C2। 180 से फिर रोटेट करते हैं तो वापस अपनी जगह पर आ जाएंगे। सो 2 कन्फिगरेशंस आर फॉर्म्ड व्हेन इट इज रोटेटेड थ्रू एन एक्सिस। सो दिस वी से दैट दिस मॉलिक्यूल possesses two-fold axis of rotations, that is C2। और कहाँ पर है? in the plane of the molecule through the center of nitrogen bond। अब इसकी एक और कन्फिगरेशन भी पॉसिबल है, एक और स्ट्रक्चर भी इसी मॉलिक्यूल्स की पॉसिबल है। कैसे? ये तो सेस कन्फिगरेशन है ना, दोनों फ्लोरीन एक तरफ हैं। अगर ऐसा हो जाए, ये हो जाए, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 और ये 2 ट्रांस हो जाए, तो फिर क्या होगा? अब अगर यहां से हम इसको रोटेट करते हैं, यानी ये हो, ये ऊपर वाला है, ऐसे है ना, तो अब अगर वही पुराना वाला अगर हम देख ले तो क्या हो जाएगा? ये जो ऊपर वाला F1 और N1 है, N और N तो अपनी जगह पर रहेंगे, लेकिन ये जो
लेफ्ट साइड पर नीचे f है, अब इसको रोटेट करेंगे तो फिर लेफ्ट साइड पर ऊपर f आ जाएगा और ये नीचे वाला इधर आ जाएगा ना, तो ये फिर इनडिस्टिंग्विशेबल नहीं है। यानी अगर 180 से इस एक्सिस से हम इसको रोटेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये n ये हो जाएगा 1 और ये 2 और ये 1 का f ये ऊपर और ये दूसरी साइड पर इधर हो जाएगा ना। तो अब ये दोनों डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? डिस्टिंग्विशेबल है ना, क्योंकि लेफ्ट साइड का f नीचे है, इस केस में लेफ्ट साइड का f ऊपर है, इधर राइट साइड का f ऊपर है, इधर राइट साइड का f नीचे है, तो ये डिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसका मतलब इसमें से C2 खत्म हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई और हम इसमें देखना चाहें, ऐसे अगर हम परपेंडिकुलर इसको रोटेट करते हैं, देखिए इस केस में अगर हम पहले ये था ना, ऐसा था, तो अगर हम इस परपेंडिकुलर के ऐसे रोटेट करते हैं फिर तो क्या हो जाएगा, ये दोनों f ऊपर चले जाएंगे और वो डिस्टिंग्विशेबल है इस तरह। फिर अब इस केस में अगर इसको हम रोटेट करते हैं थ्रू एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल, यहाँ पर ये F1 ऐसे रोटेट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये N1 और N2 एक्सचेंज हो जाएंगे और ये N2 इधर आ जाएगा, तो इसका ये F2 ऊपर हो जाता है ना। ये देखिए यहाँ पर ये F1 है, ये F2 है, ऐसे हैं, ये F1 है, ये N1 है, ये N2, ये F2। तो ये राइट साइड का F ऊपर की तरफ है, लेफ्ट साइड का F नीचे की तरफ है। जब हम इसको 360 से रोटेट कर लेते हैं तो एक कन्फिगरेशन ये हो गई, राइट साइड का F ऊपर नीचे, तो ये उस पहले वाली कन्फिगरेशन के इनडिस्टिंग्विशेबल है, उसी की तरह है। और फिर 360 से रोटेट करते हैं तो इसका मतलब इसमें दो कन्फिगरेशन बन जाते हैं। यानी इसको अगर 180 से थ्रू एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन रोटेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये 1 और ये 2 और 1 का ये F1 नीचे हो जाएगा और F2 ये हो जाएगा ऊपर, तो ये इनडिस्टिंग्विशेबल है। इस तरह 180 से फिर रोटेट कर लेते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाएंगे 1 और 2, तो ये हो जाएगा 1 और ये है 2। सो व्हेन दिस मॉलिक्यूल इज रोटेटेड थ्रू एन एक्सिस perpendicular to plane of the molecule through the center of the nitrogen bond, it produced two configurations. So therefore this possesses 1C2, two-fold axis of rotations। ये परपेंडिकुलर था। पहले केस में, इस केस में भी एक C2 है लेकिन वो इन द प्लेन में है, इसमें भी 1C2 है लेकिन वो C2 इन द प्लेन है थ्रू द सेंटर ऑफ नाइट्रोजन बॉन्ड, और इसमें भी एक C2 है लेकिन ये C2 परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल है। तो सिमेट्री के लिहाज से ये दोनों मॉलिक्यूल की सिमेट्री सेम है थ्रू n-fold एक्सिस ऑफ रोटेशंस। बाय n-fold एक्सिस ऑफ रोटेशंस ये दोनों की सिमेट्री सेम है, लेकिन इसमें फिर हमने वो 5 और भी है, वो भी देखने हैं। जब वो देखेंगे फिर हम डिसाइड करेंगे कि इन दोनों में से मोर सिमेट्रिकल कौन सा होगा। लेकिन अब यहाँ के डिस्कशन तक, आज के डिस्कशन तक अगर हम सिर्फ n-fold एक्सिस ऑफ रोटेशन देख लेते हैं तो n-fold एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिहाज से दोनों मॉलिक्यूल्स की सिमेट्री सेम है। तो ये इस तरह एक तीसरा मॉलिक्यूल था प्लेनर मॉलिक्यूल्स। एक और ले लेते हैं, चलिए वो नेक्स्ट में कर लेते हैं हम।